स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम ये भी मुद्दा है में। मैं हूं कवीन सचान। आज बात होगी पुनर्वास की। देश में अलग अलग कारणों से लोगों को कई बार अपने घरों से, अपने इलाके से दूर जाना पड़ता है। कई बार युद्ध या फिर प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी विनाश लीला सामने आती है और उसके बाद बचे हुए परिवारों को पुनर्वास के लिए सरकार कई कार्यक्रम चलाती रही है। लेकिन सवाल यह है कि जो पुनर्वास चलाया जाता है वो कितना कारगर है। क्या वो उन लोगों की बाकी की जिंदगी को सुखद और आसान बनाता है या फिर उनकी राह पहले की तरह मुश्किल होती है? समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम दीपा है। मैं रुद्रप्रयाग पठाली गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम कुंदन सिंह था। वो केदारनाथ में खच्चर चराने का काम करते थे। जब केदारनाथ में आपदा आई तो उनका पता नहीं चला। जब मेरे पति गुजरे तो मैं सिर्फ 23 साल की थी और बच्चे की उम्र थी 3 साल और दूसरे बच्चे की थी 5 साल। सरकार ने आपदा वाले लोग थे उनको पैसे दिए। 7 लाख मुझे भी मिले थे, जिसमें से मैंने कुछ घर में खर्च कर दिया और कुछ कर्जा उतारा तो सारे पैसे ख़त्म हो गए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, जिसके बाद सरकार मेरे पास दोबारा नहीं आई। ये कहानी सिर्फ दीपा की नहीं है। युद्ध में लड़ते हुए शहीद सैनिक की बात हो, किसी रेल या हवाई दुर्घटना का मुद्दा हो, या प्राकृतिक आपदा या आतंकवादी घटना से जुड़ा मामला, इन सब पर सरकार की जो पहली और तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है वो होता है मुआवजे का ऐलान। मुआवजा 4 लाख, मौत पर 4 लाख जो हमारा मानदर है। Compensation which I am going to pay is perhaps the highest which has ever been paid by any state government in the event of a calamity. मुआवजा चाहे छोटा हो या बड़ा, दुख की उस घड़ी में पीड़ित परिवार को ये समझ में ही नहीं आता कि उस पैसे का करें क्या। अक्सर देखने में आया है कि पीड़ित परिवार उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इस पे सरकार ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया कि ये 7 लाख रुपए दे दिए हैं, चाहे कोई इसका सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे। ये 7 लाख रुपए दिए और कुछ देखा ही नहीं। बच्चों के उस पे भी नहीं देखा और महिलाओं को भी नहीं देखा आगे क्या होगा इनके भविष्य का। और फिर कुछ समय बाद परिवार की स्थिति फिर से खराब होनी शुरू हो जाती है। और अगर मामला आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र का हो, परिवार अनपढ़ हो, जिन्होंने कभी पैसे देखे ही ना हो, जिन्हें पैसे के सदुपयोग के बारे में कभी बताया ही नहीं गया हो, जिनके पास कोई विश्वसनीय सलाहकार भी ना हो, तब तो स्थिति और भी बुरी हो जाती है। सारा पैसा खर्च हो गया है। बच्चे छोटे छोटे थे। एक लड़की छत से गिर गई थी, उसका श्रीनगर में इलाज करवाया। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मकान भी बनवाया है। मैंने तो अभी तक तो मेरे पास था, बैंक में था, लेकिन इसलिए इस साल मैंने मकान बना दिया। सन 2013 के जून महीने में उत्तराखंड में अप्रत्याशित तरीके से बाढ़ आई थी, जिसमें अनुमानतः 5000 लोग मारे गए और लाखों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए। दुकान से रामबाड़ा हाँ। हलवाई से खच्चर चलाते थे, यानी कम पढ़े लिखे गरीब लोग थे। मतलब 5-7 लाख दी तो हम पर बहुत कोशिश की पर खर्च हो गए। घर का खर्चा भी था। अब हमारे पास कोई और रोजगार तो है नहीं। रोजगार खर्च पर्च भी कल हम। अनेक सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं ने बिना किसी वैज्ञानिक अध्ययन के आटा, दाल, चावल, कंबल, पुराने कपड़े और बर्तन भी दिए और अपनी तरफ से मान लिया कि पुनर्वास हो गया है। विधवा पेंशन का फॉर्म तो मैंने भरा था, लेकिन मिला कुछ भी नहीं है अभी। अच्छा, कब से भरा था आपने? 1 साल हो गया है। मैं तो 20 साल भर हो गया, अभी नहीं है। अभी फॉर्म नहीं भरा। फॉर्म भर। जबकि सच्चाई इससे बहुत दूर है और ज्यादातर लोगों ने शिक्षा के अभाव में पैसे ऐसे मदों में खर्च कर दिए जिसकी शायद जरूरत ही नहीं थी। पहले तो मकान बनाया, लड़की शादी हुई तो खर्चा हो गया। जब भी कोई आपदा आती है तो सरकार हो या सरकार की एजेंसीज हो, उनका एक मात्र इंटरेस्ट रहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए। उनका एकमात्र इंटरेस्ट रहता है कि पुल, सड़क, मंदिर, मस्जिद, ऐसी चीज़ों को ठीक कर दिया जाए और सरकार इसको मान लेती है कि उन्होंने आपदा प्रबंधन में बहुत बड़ा काम कर दिया है। मामला बीजू देवी जी जैसे लोगों का है, जिनको
न तो 7 लाख रुपए कैसे खर्च करने हैं उसके बारे में जानकारी थी, क्योंकि कोई फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं दी गई। और आज स्थिति ये है कि इनको रोज का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो रहा है। मुद्दा ये है कि क्या मुआवजा देकर सरकार का ये समझ लेना ठीक है कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई? क्या सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि वो समय समय पर इन परिवारों की स्थिति का जायजा ले जिन्होंने प्राकृतिक या मानव जनित आपदा या युद्ध भूमि में अपनों को खोया है? क्या सरकार को शहीद सैनिकों के परिवारों या आपदा में मारे गए लोगों के बच्चों और परिवारों की जिम्मेदारी लेने के बारे में कुछ सोचना नहीं चाहिए? क्या सरकार को एक ऐसा विभाग या मंत्रालय गठित नहीं करना चाहिए जो ऐसे परिवारों को लंबे समय तक सलाह और सहायता दे सके? प्रेम बहुखंडी, राज्यसभा टीवी। तो क्या पुनर्वास का मतलब महज मुआवजे तक सीमित है? क्या पुनर्वास का मतलब महज पैसे या फिर जमीन के एक टुकड़े को देकर उसे शांत करने तक सीमित है, या फिर उनके भविष्य की चिंता और हर साल मैं कहूँ उनकी देखरेख, क्या इसकी ज़रूरत नहीं है? समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ 4 खास मेहमान इसमें शामिल हो रहे हैं जिनका मैं परिचय करा दूं। राज कात्यायन साहब हैं, फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। राज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे सहयोगी प्रेम बहुखंडी, जिन्होंने ज़मीन पर जाकर इस मुद्दे को टटोला और समझने की कोशिश की कि असल में दिक्कत क्यों और कहाँ है और क्यों हम ये कह रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा है। प्रेम, स्वागत है आपका। मेरे साथ हैं वाल्मीकि प्रसाद सिंह साहब, जो कि फॉर्मर गवर्नर हैं और साथ ही साथ होम सेक्रेटरी भी रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। वाल्मीकि जी, बहुत बहुत स्वागत है। और शुभेंदु हमारे साथ हैं भट्टाचार्य, जो कि जनरल मैनेजर हैं एक एनजीओ में और इसी तरह के मुद्दों को लेकर ज़मीन पर काम करते रहे हैं। शुभेंदु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में करना चाहूँगा वाल्मीकि साहब आपसे, क्योंकि आप भारत सरकार भी रहे हैं, एक राज्यपाल के जैसे पद पर भी रहे हैं। जिस मुद्दे की हम चर्चा कर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा लगता है कि देश में जो नीतियाँ हैं वो महज यहाँ तक सिर्फ सीमित हैं, कि अगर किसी का पुनर्वास करना है, वो चाहे सैनिक हो जिसने शहादत दी है या कोई शख्स हो जो कि मैं कहूँ जिसकी मौत दुर्घटना में हुई है, आप ज़मीन का टुकड़ा दे दीजिए या महज कुछ पैसे का अनाउंसमेंट कर दीजिए और यहीं से सरकारें या फिर हमारी संस्थाएं वो मान लेती कि हमारा कर्तव्य यहीं तक था? देखिए, पहले तो मैं प्रेम बहुखंडी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो दृश्य आपने दिखाया है वो काफ़ी दुखद है और सरकारी नीतियों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। अभी तक जो हमारी नीति रही है वो रही है कि जान माल की सुरक्षा की जाए अगर आपदा आती है। उसी तरह से अगर डेथ होता है फ्रंट पर सैनिकों की, तो नीति ये रही है कि उनको इतने पैसे दिए जाएं कि उनका रिहैबिलिटेशन हो जाए, लेकिन वास्तव में वो हो नहीं पा रहा है ग्राउंड पर। तो क्या सरकार की नीति होनी चाहिए? क्या हमारे समाज की नीति होनी चाहिए? क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ सरकार नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे मैं बताता हूँ, सरकार ने जिम्मेदारी ली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कि हम राशन कार्ड्स देंगे। कल ही भारत सरकार के मंत्री महोदय कह रहे थे कि जब इसको आधार से लिंक किया गया तो 1,60,00,000 घोष राशन कार्ड्स पाए। तो हम ऐसा कुछ नहीं हमको करना चाहिए कि आप जिम्मेदारी ले लें और स्टेट को एक्सपैंड करें, बढ़ाएं। लेकिन हम एक वेलफेयर स्टेट हैं और गांधी जी कहते थे, बापू कहते थे कि हमको सभी लोगों को, एक एक व्यक्ति के आंखों के आंसू को पोंछना है। और ये जो दृश्य हमने देखा उसमें ये काम नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो क्या एक संहिता बने जिसमें सरकार और समाज दोनों मिलकर इस तरह की जिम्मेदारियां लें। आपको एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की सीमित साधन है, उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है और उनकी प्रायोरिटीज़ भी हैं, जैसा मैंने कहा। अब मैंने ऐसी आपदाएं देखी हैं, जैसे अभी मैं जब राज्यपाल था तो वहाँ 11 सितंबर 2011 को इस तरह की विपत्ति आई, अर्थक्वेक आया।
बहुत पहले मैं जब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था तो भीषण फ्लड्स आए थे, गांव के गांव बह गए थे, यहाँ जो घर टूट गए, तो वहाँ तो ये पॉसिबल हो जाता है कि अगर घर ही नहीं है तो सरकार खुद घर बना देती है। गांव बह गए हैं तो गांव को रीसेटल कर सकते। लेकिन जो इंडिविजुअल केसेस हैं उसमें समाज की जिम्मेदारी अधिक बढ़ती है। आप कहेंगे समाज की जिम्मेदारी में लौटूंगा कि असल में किस तरीके से इसको मोड़ने की जरूरत है। लेकिन राजकरण साहब, सेना में हमने देखा है आतंकवादियों से लोहा लेते हुए, चाहे युद्ध का मसला हो या फिर ट्रेनिंग के दौरान मौतें हों, ऐसे में अब तक जो एक नीति रही है वो यही दिखती है कि एक अमाउंट का ऐलान होता है, मुआवजे का ऐलान होता है, या फिर हमने बीच में एक ट्रेंड देखा कि पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी जैसी सर्विसेज ताकि उनका भविष्य सुधर सके। लेकिन कभी ये देखने की शायद ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि वाकई वो परिवार किन हालात में आज से 5 साल के बाद, क्या वाकई उनको ज़रूरत किस चीज़ की है, क्या हम उन्हें उस तरह की मदद दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक तो सिविल पुनर्वास का ताल्लुक है, गवर्नर साहब ने बताया, वो इस मामले में पूरे जानकार भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपर्ट भी है। जहाँ तक सेनाओं का ताल्लुक है, कोई भी सिस्टम कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये कहना भी सही नहीं है कि सिस्टम जो है उसमें बहुत सारी बड़ी कमियां हैं। जहाँ तक सेनाओं का है, पुनर्वास के पूरे बंदोबस्त हैं। आर्मी का जो रेजिमेंटेशन सिस्टम है वो फैमिली को संभाल कर रखते हैं। समस्या ज़्यादा समाज की है, क्योंकि एक यंग लड़की विधवा हो जाती है, आदमी चला जाता है, अनपढ़ होती है, उसको समझ नहीं है कि पैसे का भी कैसे इस्तेमाल, तो उसी के परिवार वाले जो हैं वो उसको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, पैसा लेने की कोशिश। कारगिल वार में मैं यूपी में लोकेटेड था, बहुत सारे ऐसे केसेस आए जब आपस में फिर झगड़ा हो जाता है कि माँ बाप कहते हैं वो तो बच्चा था, हमने पाला था, तो 1 साल की शादी हुई थी, इसका क्या है कि हमारा होना चाहिए। तो वो समस्या मैं समझता हूँ पूरा ब्लेम सरकार को देना सही नहीं है। इसमें समाज भी शामिल होना चाहिए, इसमें कॉरपोरेट सेक्टर भी शामिल होना चाहिए, जो आपकी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी इसमें लगाना चाहिए। सरकार के साधन तो हमेशा लिमिटेड रहेंगे, लेकिन जो आर्मी का सिस्टम है, ये नहीं कि आपने एक बार में 7 लाख दे दिया, भूल गए, आप उसको पेंशन भी देते हैं। पेंशन आजीवन होती है। जब वाइफ भी चली जाती है, अगर बेटी अनमैरिड है, उसके भी पेंशन लागू है। तो सिस्टम इतना बुरा नहीं है जितना हम आमतौर पर सिविल की बजाय मैं कहूँ कि सेना में जो है वो बेहतर एक तरीका जो है उन्होंने निकाला हुआ है, जिस पर वो आगे बढ़ते हैं। सेना उनको नौकरी भी दिलाती है। अभी रिसेंट एग्जांपल, कर्नल महादिक की डेथ हो गई थी मणिपुर में। उनकी वाइफ जो 30 साल से ऊपर की उम्र थी, जो एज निकल गई थी, उसको भी सरकार ने वेवर दे के और ऑफिसर बनाने के। तो सेनाओं में ये सिस्टम इतना बुरा नहीं है जितना शायद समाज में। तो पॉपुलेशन हमारी इतनी है, हर आदमी को तसल्ली देना शायद सरकार के लिए मुमकिन भी नहीं है। प्रेम, आपने क्योंकि अलग अलग इलाकों में देखा, जो कादियान साहब कह रहे हैं कि सेना में एक सिस्टम डेवलप किया जा चुका है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। कमियां हर सिस्टम में होती है, वहाँ भी हो सकती हैं, लेकिन अगर मैं सिविल सोसाइटी की बात करूँ, अलग अलग इलाकों में आप गए, क्या बड़ी दिक्कत दिख रही है और क्या इस तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा या ध्यान देने के बावजूद उसे अनसुना करने की या अनदेखा करने की कोशिश? एक तो मैं ये इंप्रेशन हटा दूं इसमें से कि मैं कोई सरकार पे ब्लेम कर रहा हूँ इस रिपोर्ट के तहत। मैं समाज और सरकार दोनों की बात कर रहा हूँ, इसलिए हमने लिखा है समाज, सरकार और आपदा पुनर्वास की बात कर रहे हैं। हमने फौज की, मैं ऐसे परिवार से हूँ जो फौजी परिवार है, उसके आसपास बहुत सारे फौजी लोग हैं। आप कर्नल साहब की बात करें कि कर्नल के वाइफ को तो जॉब दिला दी, लेकिन उस सिपाही की वाइफ के बारे में कभी सोचा नहीं गया है, क्योंकि लेडीज सिर्फ ऑफिसर ज्वाइन कर रही हैं आज के दिन, सिपाही लेडीज ज्वाइन नहीं करते, वरना उनको भी मिलता। मैं सिर्फ आर्मी ज्वाइन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हमारे केस में देखा है हमने कि उन सारी लड़कियों ने जो 23, 24, 25, 30 तक की साल की थी, पैसा खत्म हो गया, उनको पता नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। मेरा इसमें इसके अलावा देख लीजिए, फौज में देख लीजिए, विधवा पेंशन तो एक सबसे आसान सी चीज़ है सरकार की, जो कि किसी भी विधवा को मिलनी चाहिए, वो चाहे आपदा में मरी हो, फौज की वाली हो या कोई और हो। 2 साल से उसको विधवा पेंशन नहीं मिली। सरकार का कोई सिस्टम नहीं है कि जाके उससे पूछे कि तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, या कोई प्रायोरिटी दे दी उसको कि अच्छा भाई तू बहुत ही यंग लेडी है, विधवा पेंशन तेरे को मिलनी चाहिए। कह रही है कि मैंने 1 साल से अप्लाई कर रखा है, सरकार का पटवारी उसके पास नहीं पहुंच रहा है। और जो दूसरी बात आपने कही कि पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा हमने पाला था, ये तो 1 साल पहले आई थी, ये स्थिति में हमने यहाँ देखी है। वो समाज की दिक्कतें हैं, लेकिन जिस सवाल पर हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं और जिस पर मेरा इंटरेस्ट है कि बात करनी चाहिए, वो है पॉलिसी रिलेटेड। इस देश में जब आलू के लिए और भेड़ के लिए और गधा पालन के लिए डिपार्टमेंट हो सकता है, तो एक शहीद के लिए
एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपदा में मारा गया है, जो क्या एक वेलफेयर स्टेट के अंदर उसके लिए कोई डिपार्टमेंट, कोई सिस्टम नहीं डेवलप किया जाना चाहिए कि जिले के स्तर पे एक डिपार्टमेंट हो कि जहां पर उसको अगर 5 साल बाद, 7 साल बाद, 20 साल बाद भी कोई दिक्कत आए तो जाके उस डिपार्टमेंट में एक अर्जी तो दे सके, वो कम से कम निगरानी करे, वो देखे कि किस तरीके से काम कर रहे हैं और जा सके उसके बाद ग्रीवेंसेस को उसको एड्रेस कर सके। शुभेंदु, आप क्योंकि अलग अलग इलाकों में आप काम करते रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? और जो प्रेम कह रहे हैं कि बहुत अहम है ये कि जब हम अलग अलग विभाग बना सकते हैं किसी काम को लेकर, तो फिर हम पुनर्वास को लेकर हर डिस्ट्रिक्ट पर, जिला स्तर पर हम एक कार्यालय क्या नहीं खोल सकते हैं? क्या इसकी जरूरत नहीं महसूस होती? मैं इसमें कहना चाहता हूँ, ऑनरेबल होम सेक्रेटरी हियर, जब आज़ादी की बाद जो रिफ्यूजी आए थे उनको पुनर्वासन के लिए त्राण और पुनर्वासन विभाग थे हमारे सामने, काफ़ी काम किया है। जो ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए थे, उनके घर बनाया, उनके बच्चे को शिक्षा मिला, कैसे फॉलोअप हुआ, ये भारत में था। सडनली हमने आजकल इस विभाग के बारे में बात ही सुनना बंद हो गया। त्राण और पुनर्वासन विभाग की बात कोई नहीं कर रहे। आप अभी जैसे बात हो गया, हम लोग सभी समाज बोलेंगे, कॉर्पोरेट बोलेंगे, एनजीओ बोलेंगे, सरकार बोलेंगे, सबकी जिम्मेदारी है। जब आपदा आता है तो हम लोग उसे जो आप दिखा भी रहे थे, कपड़े, खाना जो चाहिए कि नहीं चाहिए वो कोई नहीं देखता, डंप हो जाता है। और वो एक्चुअल बेनिफिशियरी के पास पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, मार्केट में जरूर पहुंच जाता है। पानी का बोतल, पुराने कपड़े, आपको प्रेशर कुकर सभी मिल जाता है। उसके बाद सब भूल जाते हैं। उसके बाद बचपन उजड़ गया, बच्चे अनाथ हो गए, बच्चे पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चे कहीं खो गए होंगे कि गली के अंदर कोई खबर नहीं रखता, कोई महिला बिक गई होगी, कई तरह की ट्रैफिकिंग बढ़ जाता है। जहाँ पे आपदा आता है आप देखेंगे वहाँ से बच्चे लापता होना शुरू होंगे, लड़कियों को ट्रैफिक करके दूसरी जगह में लिया जाएगा, इलीगल एडॉप्शन शुरू हो जाता है। वो बच्चा कहाँ चला गया, वो महिला कहाँ चला गई, कोई खबर नहीं रखता। तो इसमें हम लोग कोई भी संवेदनशील हो नहीं पा रहे हैं। एंड सबसे दुख की बात यह है, भारत जैसे देश में क्लाइमेट चेंज के चलते हर साल, मैं प्राकृतिक आपदा की बात कर रहा हूँ, बाद में बाकी इशू में आऊँगा, हर साल आप देखेंगे कोई बाढ़ आ रहा है, कोई तूफान आ रहा है, कोई आपका भूकंप आ रहा है, लेकिन हम उसके बावजूद भी भारत में हम कोई रिहेबिलिटेशन, जिसको बोलते हैं पुनर्वासन के लिए, आज भी तैयार नहीं है। कोई इस तरह की एक नीति नहीं है, कोई एक जो कहा जा रहा है कि एक पॉलिसी, एक डिपार्टमेंट कम से कम एक मंत्रालय के हो, उसकी डिपार्टमेंट के साथ साथ मैं जो कहना था, इवन जो एनजीओ जो छोटा स्केल में काम करता है उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, बिकॉज पुनर्वासन के लिए कोई रिसोर्स देने के तैयार भी नहीं है। कोई भी, जैसे उत्तराखंड के मैं देख रहा था, वहां पे जो आपदा आया था सभी लोग आए रिसोर्स लेके, उसको डंप हुआ उत्तराखंड के रास्ते में, पर आज के दिन में उस गांव में कोई नहीं है, कोई रिसोर्स देने के लिए एनजीओ के भी तैयार नहीं है। कश्मीर में आप जो आपदा आया था, कश्मीर के जो बाढ़ पीड़ित के लोग थे, आज भी किसी को आपको त्राण और पुनर्वासन मिला ही नहीं। बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट में और सवाल है, नया चीज देखा है, हमारे कैश ट्रांसफर है, रिसोर्सेज हैं, कैश ट्रांसफर के साथ मैं बोलना चाहता हूँ, आजकल नया एक चीज आ रहा है, सबके अकाउंट में पैसा डाल दो। आप जो उत्तराखंड की जो आपने क्लिप्स दिखाया, उसमें ये पता चल रहा है बेटी को शादी कर दिया, घर बना दिया। तो ये जो कैश ट्रांसफर की बात, हमारी जिम्मेदारी खत्म। यही मेरा सवाल है कि क्या सिर्फ महज पैसे देकर या फिर एक जमीन का टुकड़ा देकर हम ये कहें कि हमने पुनर्वास की जो हमारी नीति है वो अब द एंड हो जाती है, हमारा काम पूरा हो जाता है? हालांकि साहब, ये वाकई बदलते समय के साथ हमने देखा है कि देश में चाहे वो एक्सीडेंट हो रहे हों या फिर प्राकृतिक आपदाओं की बात हो, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो फिर हम एक विभाग क्यों नहीं तैयार कर सकते? क्यों हम एक ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते जहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग के बारे में सोचें और देखें कि हर साल के बाद उसकी हालत क्या है जिसको हमने पैसे दिए थे, और असल में उसको किस रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहिए? मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात है कि लगता है कि कुछ लोगों के दिल में ये है कि विभाग जैसे बना था, आपने कहा ठीक ही कहा, पुनर्वास का, तो समस्या बहुत विकराल थी, उस समय दूसरा था। अब उसके बाद से आपके ब्लॉक्स हैं, दफ्तर बने हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर का डेवलपमेंट विंग है, और अलग विभाग बनाने से समस्या का सुलझ जाएगा, ये मुझे विश्वास नहीं है। मैं प्रशासन में रह चुका। एक मेरे मित्र थे, आप सब उनको जानते हैं, कुरियन साहब थे, तो कहा करते थे कि दूध का उत्पादन देश में कम था, आप जानते हैं, तो कहते थे कि मिल्क कमिश्नर IAS ऑफिसर को बनाने से मिल्क नहीं आएगा, विभाग बनाने से काम नहीं हो।
लेकिन ये जो आपका तंत्र है उसको शार्पन करना है, उसकी कॉन्शसनेस में इसको डालना है कि ये पूछना आपका हक है। बीडीओ साहब की जिम्मेदारी दी जा सकती है, डिप्टी कमिश्नर साहब उसको मॉनिटर करें, जिम्मेदारी दी जा सकती है। एक नए विभाग की आवश्यकता मैं नहीं खुद देखता हूँ, और उससे इसका लाभ होगा ये तो मुझे विश्वास ही नहीं है। ये सर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो अब तक सिस्टम है वो सारे अधिकारी एक दूसरे पर दोष डालते हैं। वो कहते हैं मेरा काम नहीं है, और जिसके पास जाइए वो कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी इतना ज्यादा काम है कि मैं इसको देख नहीं सकता। नहीं, लोग बैठे हुए बिना काम के बैठे हुए। अब अगले बार इनको भेज दीजिए ना, देख लेंगे दफ्तर में 11 बजे आते हैं। जिम्मेदारी देना है, उसके साथ साथ चेतना डालना कि ये आपका महत्वपूर्ण काम है। तो मैं नए विभाग के पक्ष में। एक और बात जो दार्शनिक पहलू है, ये दार्शनिक प्रश्न भी है। अभी दुनिया में एक पहल हो रही, उनकी सोच है, जो आपने वेलफेयर स्टेट की चर्चा की, मैंने भी की। इन लोगों की सोच है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा आय देना है जिससे कि, अब संविधान अमेरिका का है, हमारा है, लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस। तो ये कैसे पालन होगा? तो प्रत्येक व्यक्ति की एक आय तय कर दी जाए जिससे कि वो जी सके, शिक्षित हो सके, और 18 साल तक माँ बाप की जिम्मेदारी हो। जी। उसके बाद अगर माँ बाप नहीं है तो वो डेजिग्नेट होगा, कोई अडॉप्ट करेगा, उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये बात चल रही है। यानी कि ये आप कह रहे हैं कि एक फॉर्मूला हो सकता है जो बेहतर विकल्प के तौर पर, क्योंकि वक्त कम है। मैं चाहूँ कादियान साहब, आपकी नज़र में क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि बालूकी साहब कह रहे हैं कि अलग विभाग बना दीजिए, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो भी वैसे ही रहेंगे। जो लोग हैं वो फिलहाल तो काम करना नहीं चाहते, या फिर वो चाहते हैं कि हमें इससे दूर रखा जाए। विकल्प क्या है? एक्स सर्विसमैन के कल्याण के लिए तो विभाग पहले ही है। 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट है, लेकिन उसके ऊपर भी कई शिकायतें हैं। फौजों की जो तौर तरीके हैं, रैंक स्ट्रक्चर है, अलग अलग सर, उसको समझने के लिए फौजी ही समझ सकता है। उसमें कोई फौजी है ही नहीं, ना कोई रिटायर्ड है, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी है। तो ये हमारी शिकायत है उनसे कि भाई आप जब समझोगे नहीं प्रॉब्लम तो सोल्यूशन क्या निकल। दूसरा मैं कहता हूँ कि अभी भी जो सिस्टम चल रहा है, जो शहरों में है, वहाँ तो वेलफेयर एक्टिविटीज़ ठीक चली हैं। जैसे कारगिल के बाद द्वारका में एक कॉलोनी बनाई थी विधवाओं के लिए। जी। लेकिन हमारे तो 6 लाख तो गांव हैं, ज़्यादातर सैनिकों के परिवार तो गांव में रहते हैं, वो आउटरीच अभी तक नहीं। बिल्कुल। लेकिन सेना, अगर सरकार को एक तरफ छोड़ें, सेनाएं अपने आप में उनको साधन भी देती हैं, सम्मान भी देती हैं, बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाते हैं, बच्चों की नौकरियों के भी फौज में उनको प्रायोरिटी मिलती है, फ्री मेडिकल की भी फैसिलिटी है। तो सिस्टम इतना बुरा नहीं है जितना हम शायद समझें। विधवा हो जाती है वो तो दुर्भाग्य की बात है, तो कैजुअलिटी होना तो कोई भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक फौजों के उनके पास साधन हैं और उनका जो सिस्टम है उसको सम्मान भी मिलता है और मदद भी मिलती है। अब मैं एक बात आपके आने के पहले सेना के ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक मिनट। देखिए, मैं अध्यक्ष था स्टेट, वो जो सैनिक बोर्ड होता है, गवर्नर। तो एक छोटी बात बताता हूँ। पैसे थे और फिर फंक्शंस में मैं जाता था, तो उनकी मांग थी कि गैंगटॉक में एक गेस्ट हाउस बना दिया जाए। तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि ये कर दीजिए। उन्होंने दे दी ज़मीन। उनके जो पैसे थे उसको मैंने फिक्स डिपॉजिट करवा दिया कि उसके इनकम से आप चलाइए। तो एक बनाना चाहते थे गेस्ट हाउस। मैं कहा कि ठीक है, छोटा सा। तो आते हैं जो दफ्तरों में आने के बाद खाना कहाँ खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो उन्होंने प्लान लाया, कमरे रैंक के वाइज बनेंगे। मैंने कहा ये नहीं चलेगा। रैंक कॉन्शसनेस इतना है कि हमने कहा कि हाँ 3-4 कमरे रख दो, लेकिन कमरे जो बनेंगे वो कोई रैंक नहीं होगा। ये देखिए, इस तरह की सोच होनी चाहिए। यही मैं इस पर आ रहा था कि सोच असल में किस तरीके की है। क्या हम
भूलते जा रहे हैं उन लोगों को, या फिर हम ये सोचते हैं हमारा दायित्व खत्म हो जाता है? प्रेम, क्योंकि वक्त कम है, मैं आपसे आखिरी में चाहूँगा कि आपने क्योंकि ज़मीन पर भी देखा और आपने सुना वाल्मीकि साहब को और कादियान साहब को, क्या एक रास्ता है ताकि हम समाज के उन लोगों को अपने साथ खड़ा करके कह सकें कि ये हमारे हिस्सा हैं और वो भी हमारी तरह, आपकी तरह एक सामान्य ज़िंदगी भविष्य जो है वो जी सकें? दोनों चीज़ें हैं, सरकार भी और समाज भी। अब हम इनकी बात करें, जो केदारनाथ आपदा वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर वो लोग हैं आपदा में मरे हैं जो केदारनाथ सिस्टम में काम करते थे, यात्रा सिस्टम में काम करते थे। और जब आपदा आई तो केदारनाथ मंदिर समिति ने भी, धर्म पर बोलना बड़ा मुश्किल है इस देश में अंदर, लेकिन केदारनाथ मंदिर समिति ने भी आंखें बंद कर दी उनके बारे में। क्या केदारनाथ मंदिर समिति ये नहीं पहल कर सकती है कि ठीक है भाई आप विधवा हो गए हैं लेकिन आप प्रसाद तो बना सकती हैं, प्रसाद बनाइए और आपके प्रसाद हम प्रायोरिटी तौर पर केदारनाथ में आपका प्रसाद चढ़ाया जाएगा ताकि उनकी इनकम बढ़े। सरकारी सिस्टम कम से कम विधवा पेंशन तो उनको दे सकती है, उतनी बात कर सकती है। सरकार का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या, डीएम की बात आपने करी है, मैंने डीएम से मिलने की कोशिश करी, डीएम के पास टाइम नहीं था। वजह है कि वो वीआईपी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ इतने लोग जा रहे हैं कि डीएम उनके आगे पीछे ही घूमने में उसका फुर्सत नहीं है, कहाँ से वो जाके विधवा से मिल के आएगा? डीएम को पता भी नहीं है। आप बात कीजिए सांसद और विधायकों की, अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं जाते हैं उनके पास। और ये बिल्कुल समाज भी है और सरकार भी, दोनों। तो सरकार को भी और समाज को भी कोई ना कोई डिपार्टमेंट बनाना चाहिए और कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि चाहे सरकारी सिस्टम में जो खरीदारी हो वो इन लोगों से हो जाए या कुछ और। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, एक बात, एक लाइन कह देता हूं। सेवा ने, आपने शायद सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन की बात जानते होंगे, 8 लाख से अधिक महिलाओं को जागृत किया है। उसमें इस तरह की महिलाएं हैं। तो अब गुजरात की समस्या बदल गई है। देखिए, आपको समाज को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, समाज को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और जो सिस्टम में बैठे लोग हैं उनको संवेदनशील होना पड़ेगा और जनप्रतिनिधियों को सोचना होगा कि इन्हीं लोगों के सहारे हम और आप आगे बढ़ रहे हैं और ये देश का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए इनकी नज़रअंदाज इन्हें नहीं किया सकता, इनकी अनदेखी नहीं हो सकती। और पुनर्वास की नीति न सिर्फ महज पैसे या फिर ज़मीन के टुकड़े तक सीमित ना हो, बल्कि उनके भविष्य की चिंता के साथ आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। वक्त ब्रेक का है, बने रहिए राजसभा टीवी के साथ। नमस्कार।